आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये स्टडी करेंगे कि जो हेरिडिटी होता है उसका क्या मतलब है। ओके, व्हाट इज़ हेरिडिटी। ठीक है, देखिए हेरिडिटी का मतलब वो ट्रेट्स या वो करेक्टर्स होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, अभी जैसे आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स से जो है आपके अंदर भी कुछ ट्रेड्स, कुछ करेक्टर्स ट्रांसफ़र हुए हैं जिससे आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में है वो सिमिलैरिटीज़ झलकती हैं। ठीक है, वो सिमिलैरिटीज़ क्यों आती हैं? क्योंकि पेरेंट्स से जो है, पेरेंट्स की जो ट्रेड या करेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, अब जैसे कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई भी एक फादर है, ठीक है, फादर हैं और जो फादर हैं उनके ट्रेड्स या करेक्टर्स जो आते हैं उनके बच्चे के अंदर। ठीक है, मान लीजिए वो चाहे सन है या डॉटर है, तो वो क्या करते हैं, वो फेशियल जो उनका जो फीचर्स जो होती हैं, अगर हम देखने पे जो है वो सिमिलैरिटीज़ लगती हैं। कई बार वो इतने सिमिलर होते हैं, कई बार इतने सिमिलर होते हैं कि हम देख के बता सकते हैं कि भाई इस बच्चे का जो है ये मदर है या फादर है। क्यों? क्योंकि उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं, जो उनके फीचर्स होते हैं वो उसमें रिजेम्बलेंस देते हैं। ठीक है, कई जो बिल्कुल डिटेक्टिव कॉपी होते हैं अपने फादर की, है ना, कई बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स की बिल्कुल डिटो कॉपी होते हैं, उनको देखते ही रिजेम्बलेंस जो है वो नज़र आ जाती है। तो वो जो रिजेम्बलेंस है उसके पीछे क्या है? उसके पीछे है हेरिडिटी। ठीक है, वो रिजेम्बलेंस किससे आती है? वो आती है हेरिडिटी से। ठीक है, सो व्हाट इज़ हेरिडिटी। ठीक है, अगर हम हेरिडिटी की बात करें, चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ मैं हेरिडिटी। ठीक है, व्हाट इज़ हेरिडिटी? हेरिडिटी इंक्लूड्स those traits या करेक्टर्स, ट्रेट और द करेक्टर्स। ठीक है, ट्रेट्स का मतलब होता है जो पेरेंट्स की जो मतलब फीचर्स या जो करेक्टर्स हम कह सकते हैं, जो पेरेंट्स के एक कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रिजेम्बलेंस देते हैं बच्चों को। ठीक है, तो पेरेंट्स की इट इंक्लूड्स द ट्रेट्स और द करेक्टर्स। ठीक है, करेक्टर्स विच आर transmitted from generation to generation and therefore are fixed for a particular individual. Right? ठीक है, heredity includes the traits or characters which are transmitted from generation to generation and therefore fixed for a particular individual. ठीक है, देखिए जो heredity है, ठीक है, वो एक टर्म से रिलेटेड है, जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स क्या होती है? देखिए, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स डील करता है हेरिडिटी मतलब उन करेक्टर्स में जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं, और वेरिएशंस जो, देखिए हेरिडिटी में रिजेम्बलेंस आती है और जो वेरिएशंस है उसके अंदर डिफरेंस आते हैं। ठीक है वो मैं अभी आपको एलाबोरेट करूँगी कि वेरिएशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, सो जेनेटिक्स क्या है? It is the study of heredity and variations. ठीक है, जेनेटिक्स क्या होती है? जेनेटिक्स होती है स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड हेरिडिटी। ठीक है, देखिए जो टर्म है जेनेटिक्स, ठीक है, ये सबसे पहले किसने दी थी? दिस टर्म was given by W. बेटसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म दी थी 1905 के अंदर। ठीक है, और एक देखिए जेनेटिक्स जो है
ट्वेल्थ क्लास में जो है बहुत सिमिलर चैप्टर है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो एक महान साइंटिस्ट थी, ठीक है, ग्रेगर जोनाह मेंडल, जिसको हम जीजे मेंडल भी कहते हैं। उनका पूरा नाम है GREG1, ग्रेगर जोनाह मेंडल। ठीक है, ये एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थी। ठीक है, इन्होंने क्या करा, ये पहला ये बंदा था, ही वॉज द फर्स्ट टू स्टडी जेनेटिक्स। ही वॉज द फर्स्ट टू स्टडी जेनेटिक्स। ठीक है, ये पहले वो महान साइंटिस्ट थे, पहला वो बंदा था जिन्होंने जेनेटिक्स की स्टडी की थी। मतलब उन्होंने स्टडी किया था हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, और इसीलिए जो ग्रेगर जोनाह मेंडल है, ही वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, he was regarded, yeah, he was known, he is still known, he was regarded as the father of genetics। क्लियर? ठीक है, शॉर्ट फॉर्म होता है जीजे मेंडल, जीजे मेंडल। ठीक है, और इस जेनेटिक्स को जो है उन्होंने बहुत ही अलग डेफिनेशन दी। ठीक है, उन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है जेनेटिक्स के अंदर। ठीक है, इसीलिए हम इनको रिगार्ड करते हैं एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर? नाउ अब हम स्टडी करते हैं वेरिएशन क्या होते हैं। व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशंस। ठीक है, देखिए वेरिएशंस जो कंसर्न रहती हैं जो इंडिविजुअल्स की, जो सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर जो है, अब देखिए ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमंस के जो है वो सभी के फीचर्स सेम होते हैं, सभी की आँख होती है, नाक होती है, माउथ होता है, ईयर्स होते हैं, टंग होती है। अब सबके फेशियल पे यही फीचर्स होते हैं। अगर हम बात करें तो सबके फेस पे यही फीचर्स होते हैं, मगर फिर भी जो है देखिए सबकी जो फेस है, वो शक्ल है, वो बहुत अलग होती है। ठीक है, वो क्यों होती हैं? फीचर्स तो सबकी सेम है। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू द वेरिएशंस। ठीक है, तो जो वेरिएशन है इट इज़ कंसर्न विद द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ की कोई गारंटी तो नहीं होता ना कि जो भी पेरेंट है और जो वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा वो बिल्कुल उसका आइडेंटिकल होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या आते हैं, वहाँ पे वेरिएशंस रहते हैं। क्लियर? सो इट इज कंसर्न RNED, it is concerned with the difference between the individuals, ठीक है, difference between the individuals of same species and also between the offsprings of same parent। ठीक है, राइट? ठीक है, अब देखिए ये दो तरह की होती है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है सोमैटिक वेरिएशन। ठीक है, फर्स्ट इज सोमैटिक वेरिएशन एंड सेकंड इज द जर्मिनल वेरिएशन। जर्मिनल वेरिएशन। क्लियर? देखिए सोमैटिक वेरिएशन क्या होती है। देखिए जो सोमैटिक वेरिएशन होती है, जो बॉडी में सोमैटिक सेल्स होती हैं, ये उसको अफेक्ट करती है। कैसे? ये जो है सोमैटिक वेरिएशन जो है, इट इज़ नाइदर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स नॉट ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये जो है सोमैटिक वेरिएशन जो है वो कोई भी इंडिविजुअल है वो अपनी लाइफ के दौरान इसको एक्वायर करता है। ठीक है, और ये उस इंडिविजुअल के डेथ के साथ ही ख़त्म होती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको एक्वायर्ड वेरिएशन भी कहते हैं।
right? So somatic variation affects the somatic cells of an organism. ठीक है, it is neither inherited, ठीक है, ना तो ये इनहेरिटेंस के द्वारा आती है, नॉर inherited from parents, nor it is transmitted to the next generation, nor transmitted to next generation. ठीक है, ये जो है वो इंडिविजुअल एक्वायर करता है फ्रॉम इट्स ओन लाइफ. इट इज एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स ओन लाइफ. ठीक है, और ये डेथ के साथ ही, इंडिविजुअल के डेथ के साथ ही लॉस्ट होती है, एंड इज लॉस्ट विद इट्स डेथ. ठीक है, ये होती है सोमैटिक वेरिएशन. देखिए, सोमैटिक वेरिएशन, अब हमने ये कहा कि ना तो ये पेरेंट्स से आती है और ना ही ये दूसरी जनरेशन में जाती है. ठीक है, तो ये इंडिविजुअल की लाइफ के दौरान एक्वायर होती है. अब लाइफ के दौरान जो है वो कहाँ से एक्वायर होगी? वो होगी इंडिविजुअल के एनवायरनमेंट से, जो जिस एनवायरनमेंट में इंडिविजुअल रहता है. तो इट मीन्स कि जो एनवायरनमेंट है उससे ये वेरिएशन आती है. ठीक है, कैसे? देखिए, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जी. ठीक है, अब जैसे एक एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरनमेंट, ठीक है, अब जो इंडिविजुअल है, ठीक है, एनवायरनमेंट का फैक्टर्स क्या अफेक्ट करेगा? अब जैसे इंडिविजुअल्स है, उसको क्या चाहिए? फूड चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, एयर. एनवायरनमेंट में इंक्लूड्स प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वाटर. उसी के अकॉर्डिंग ये वेरिएशंस आती हैं. ठीक है, ह्यूमिडिटी एंड वाटर. एनवायरनमेंट में तो यही फैक्टर्स होंगे जो इंडिविजुअल के सोमैटिक वेरिएशन को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, सेकेंड आ जाते हैं जैसे लाइट है. ठीक है, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग सनलाइट है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, तो जो ह्यूमन स्किन है वो क्या हो जाते हैं? डार्क हो जाते हैं ना. वेरिएशंस ही तो आ रही है उनके अंदर. देखिए, उनके अंदर वेरिएशंस आ रहे हैं. अगर देखिए कोई भी आप लेबर देखिए, वो लेबर जो है बेचारी सारा दिन धूप में काम करती है. एक लेबर है वो सारा दिन धूप में काम करता है. जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन वर्क्स आप देखिए, वहाँ की जो जो लेबर होती है, जो काम वहाँ पे जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे आप देखिए वो सारा दिन धूप में लगे रहते हैं. तो उस धूप से क्या हो रहा है? उनका जो पिगमेंट है, उनका जो मेलानिन पिगमेंट है, वो क्या हो रहा है? वो और भी डार्क होता जा रहा है. क्योंकि यूजुअली जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वर्कर्स होते हैं उन्हें ब्लैकिश होते हैं, बहुत डार्क ब्राउनिश होते हैं. क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग सनलाइट में, ठीक है, जो लाइट है, स्ट्रॉन्ग सनलाइट से उनका जो स्किन पिगमेंट है, जो मेलानिन है, मेलानिन पिगमेंट होता है, स्किन पिगमेंट होता है. ठीक है, वो क्या हो रहा है? वो डार्क हो रहा है ना. ठीक है, उसका जो है इट इंक्रीजिंग. ठीक है, डार्क पिगमेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है. क्यों? क्योंकि जो स्किन है, ठीक है, वो मेलानिन को इंक्रीज करती है, इसकी डार्कनेस को बढ़ाती है इन दी एपिडर्मल सेल्स. ठीक है, कहाँ पे हो रहे हैं? एपिडर्मल सेल्स में. तो ये क्या वेरिएशन ही तो आ रही है, ये एपिडर्मल सेल्स. उसकी स्किन के ऊपर क्या हो रही है? वेरिएशन आ रही है, चेंजेस आ रही है. और जो मेलानिन प्रोटेक्ट्स करता है ना वैसे अंडरलाइंग सेल्स को, और वो क्या करते हैं? वो ताकि अल्ट्रावायलेट रेडियस से वो जो है उसको प्रोटेक्ट करे. क्योंकि जो अंडरलाइंग सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, एनवायरनमेंट, लाइट. देन थर्ड इज द हैबिटेट, जिस भी एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म रहता है. ठीक है, अब जैसे वो टेरेस्ट्रियल में है, वो वाटर में है, वो डेजर्ट में है. ठीक है, उसका जेनेटिक मेकअप ऑब्वियसली करता है. अब देखिए, यूजुअली जो अपने यहाँ पे जो प्लांट्स हैं, क्या वो डेजर्ट में हम उनको उगा सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं. अगर जो नॉर्मली यहाँ पे प्लांट्स हैं, अगर उसको हम डेजर्ट में कहीं भी ऐसे अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में हम उनको डालेंगे तो क्या होगा? ग्रो नहीं करेंगे. ठीक है, अगर हम कैक्टस जो होते हैं, कैक्टस को हम ग्रो करते हैं, वो क्या होते हैं? डेजर्ट प्लांट ही तो होते हैं. वो डेजर्ट कंडीशंस में, मतलब वाटर की
जो स्केर्सिटी है वो उसको बेयर कर सकता है, जो वाटर की स्केर्सिटी है वो उसको बेयर कर सकता है ना, वाटर कैक्टस जो है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट अफेक्ट करता है उसको, सोमेटिक वेरिएशन लाता है। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो खाना कैसे खाते हैं, ठीक है। अब जैसे सिटी में हम रहते हैं, ठीक है, सिटी में जो है हम फास्ट फूड खाते हैं और भी जो है वो कुक्ड फूड खाते हैं, मगर हम बात करें एनिमल्स की तो उनके क्या है, वो कैसे करेंगे अगर कोई भी है, ठीक है, जो वेरिएशंस कॉज करता है। देखिए ये सारे वो फैक्टर्स हैं कि इंडिविजुअल को इन सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही जो है अपने आप को ढालना पड़ता है, और इन सारे फैक्टर्स के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो सोमैटिक वेरिएशंस को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। दैट लीड्स टू दी सोमैटिक वेरिएशंस, ठीक है, फाइन। ठीक है, अब हम बात करेंगे जर्मिनल वेरिएशन की। देखिए जो जर्मिनल वेरिएशन है, ये वेरिएशन अफेक्ट करती है जर्म सेल्स को, जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जर्म सेल्स होते हैं ये उसको अफेक्ट करती है, ठीक। दिस वेरिएशन affects the germ cells of an organism, ठीक है, and is consequently inheritable, ठीक है, and it is inheritable, ठीक है। ये क्या करती है, ये जो वेरिएशन है इट इज रिसीव बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है, और ये जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होती है, ठीक है। सोमैटिक जो है वो ना तो पेरेंट्स से आती है ना ही दूसरी और नेक्स्ट जनरेशन में जाती है, मगर जर्मिनल वेरिएशन क्या है, ये इनहेरिटेबल है, ठीक है। इट इज रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल from the parents, received by the individual from the parent, ठीक है, and is transmitted to the next generation, and is transmitted to the next generation। देखिए अगर हम बात करें वेरिएशन की सिग्निफिकेंस की, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन की जो डिफरेंस है, ये जो वेरिएशन है, ठीक है, ये इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए वेरिएशन जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनेबल करती है टू एडेप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है या वो दूसरे एनवायरनमेंट में जाता है तो ये वेरिएशंस ही, जो वेरिएशंस प्रेजेंट होती हैं, ये उस इंडिविजुअल को हेल्प करती है टू सर्वाइव इन दैट चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। enables the organism to adapt themselves to the changing environment, ठीक है। अब देखिए जो भी एवोल्यूशन हुआ है, अगर हम बात करें सिमिलैरिटीज़ की, अगर सेम इंडिविजुअल्स हैं और सिमिलैरिटीज़ ही रहती तो इवोल्यूशन नहीं होता ना। जो एप्स हैं हम उन्हें अपने फोर फादर्स कहते कि जो ह्यूमन बीइंग है वो पहले एक आदि मानव था, है ना। बंदर कहते हैं कि बंदर जो है वो ह्यूमंस के पूर्वज होते हैं। तो क्यों, अगर बंदर के अंदर इवोल्यूशन नहीं होता, अगर उस स्टेज में जो है वो इवोल्यूशन नहीं होता, जो एप्स हैं, ठीक है, जो एप्स हैं, अगर उनके अंदर इवोल्यूशन नहीं होता तो आज एट प्रेजेंट जो हम हैं, जो ह्यूमन भी अब इस प्रेजेंटली जो जितनी भी मॉडिफिकेशंस हुई हैं वो नहीं होती, ठीक है। क्योंकि जितने भी एडाप्टेशंस हमने किए हैं, अपने ग्रास्पिंग का है, हमने माइंड को जो है इंटेलिजेंस से हमने इतनी सारी इन्वेंशंस की हैं, ह्यूमन ने जितनी सारी इन्वेंशंस की हैं, जो मॉडिफिकेशंस उन्होंने की है, तो वो इवोल्यूशन नहीं हो पाता, ठीक है। सो ये किसके कारण हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। सो
इट फॉर्म्स रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, क्योंकि इवोल्यूशन किससे आया है? वेरिएशन से ही तो आया है। वेरिएशन से अलग अलग एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म ने सर्वाइव किया है, तो वो नई नई जो है वो मॉडिफिकेशंस होती रही। क्लियर? अब देखिए, हमने कहा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी भी चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते, तो मतलब ये ऑर्गेनिजम्स को एक तरह से ये उन्हें तैयार करता है ना, फॉर द स्ट्रगल टू एग्जिस्टेंस इन अ बेटर वे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये हेल्प करता है किसी भी मतलब इम्प्रूविंग द रेसेस ऑफ यूजफुल एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब जो मैन है, ठीक है, वो क्या करता है, वो जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनको अपने अकॉर्डिंग उनका यूज़ करता है। ठीक है, उनकी रेसेस जो उनकी जनरेशन है उनको भी इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें हेरिडिटी की, तो वेरिएशन जो है वो उसका एक बेसिस है। ठीक है, विदाउट वेरिएशन जो है वो हेरिडिटी पॉसिबल नहीं है। सो it is the basis of heredity। ठीक है, और ये क्या करता है, जितनी भी नई ट्रेड्स आती हैं वो आती हैं बिकॉज ऑफ वेरिएशन। ठीक है, सो इट ऑल्सो लीड्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू ट्रेड्स। सो it also leads to the existence of new traits। क्या? तो अब हम स्टडी करेंगे मेंडल की कंट्रीब्यूशन को। ठीक है, हमने ये किया था कि जो जेनेटिक्स है, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी जेनेटिक्स। जो G.J. मेंडल हैं, ग्रेगोर जॉन मेंडल जो हैं, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी दी जेनेटिक्स। ठीक है, अब देखिए, ये जो ग्रेगोर जॉन मेंडल हैं, ठीक है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ये। ठीक है, अब इन्होंने जो है जेनेटिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन दिया? अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें कि वाई ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, देखिए, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा गार्डन पी पे। ठीक है, ही डिड एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सताइवम। पाइसम सताइवम, SATIVUM। पाइसम सताइवम इज द साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम ऑफ गार्डन पी, जो मटर होती है। ठीक है, इन्हें मटर के ऊपर जो है, देखिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं इन्होंने। ठीक है, मेंडल प्रेजेंटेड ही एक्सपेरिमेंट, जो उनका जो एक्सपेरिमेंट का डाटा कंक्लूजन था, उन्होंने जो है एक सोसाइटी होती है ब्रुन नेचुरल सोसाइटी, उसके सामने उन्होंने रखा, और उन्होंने जो है उनकी एक पब्लिकेशन आती थी। ठीक है, जो एनुअल प्रोसीडिंग्स होती थी, उन्होंने उसके अंदर जो है वो पब्लिश किया ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ठीक है, किस में? 1866 में। राइट, सो Mendel presented his experiments data conclusions कहाँ पे किया उन्होंने? बिफोर ब्रुन नेचुरल सोसाइटी। ठीक है, इन 1865 में उन्होंने जो है अपने जितने भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, उनका डाटा जो है वो ब्रुन नेचुरल सोसाइटी के सामने रखा। ठीक है, एंड उनका जो काम है वो पब्लिश हुआ एंड वाज पब्लिश्ड इन एनुअल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ठीक है, नेचुरल
हिस्ट्री सोसाइटी की जो एनुअल प्रोसीडिंग्स थी उनमें पब्लिश हुआ इन 1866 के अंदर। क्लियर? ठीक है। देखिए उनका जो काम है, अब ये बहुत एक आयरनी है जो इनके साथ बनी, वो ये कि जब तक वो जिंदा थे तब तक उनके काम को किसी ने नहीं समझा। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों, इनका जो काम था, जो ग्रिगोर जामन मेंडल ने जो काम किया था वो इतना ज़्यादा एडवांस था कि उस टाइम पे जिस ये जो थे, इनका बर्थ कब हुआ था 1822 सो 1884, ये इनका लाइफ पीरियड का टाइम था। ठीक है, अब देखो 1822 से लेके 1884 तक जो है ये इनका लाइफ टाइम रहा है। सो इस टाइम पे जो है इन्होंने जो काम किया था उनके काम को किसी ने नहीं सराहा, क्योंकि जो इनका काम था वो इतना ज़्यादा एडवांस था कि उस टाइम पे वो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ा कि इन्होंने जो है ये पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट करके दे दिया। ठीक है, कुछ एक और भी फैक्टर्स थे। पहली चीज़ तो इनका काम जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस था। ठीक है, बहुत ही एडवांस था। उस टाइम पे इनकी जो जो ब्रेन पावर थी उसको कोई भी मैच नहीं कर रहा था। इनका एक्सपेरिमेंट कोई समझ ही नहीं पाया। सेकंड, जो उस टाइम पे जो पब्लिकेशंस थी वो बहुत ही लिमिटेड थी। ठीक है, वो वास्ट नहीं थी कि तभी कंट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड इनकी कंट्रीब्यूशन हो। तो जो पब्लिकेशंस थी बहुत ही लिमिटेड जर्नल में इनका काम छपा था, जो कि ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई। ठीक है, तो उस टाइम पे मीडिया जितना आज हम कोई भी एक न्यूज़ दें तभी की तभी जो है वो कभी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर है ना, तो काफ़ी सारे ऐसे मीडियम्स हैं हमारे पास। ठीक है, इनका जो काम है, देखिए इनकी 1884 में ये इनकी डेथ हो गई थी। तो इनका जो काम है, हिज वर्क was recognized in 1900 सन 1900 में जो है इनका काम जो है वो रिकॉग्नाइज हुआ, और तब तक ये क्या आ चुके थे, ये मर चुके थे। ठीक है, आफ्टर हिज डेथ कब हुई थी, 1884 में हो चुके थे। मतलब उनके मरने के भी 6 साल बाद, है ना, काफ़ी सालों बाद, नॉट 6, काफ़ी सालों बाद। ठीक है, तो उसके बाद क्या, जो मेंडल हैं उनकी जो कंक्लूजन है वो किसने रिकवर किए, 3 साइंटिस्ट थे। ठीक है, देखिए जो इनका काम है वो इट वाज रीडिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट। क्लियर? कौन कौन थे वो? मेंडल्स कंक्लूजन्स, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए उनके भी एक्सपेरिमेंट वही आए जो उस टाइम पे J.J. मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में अपने कंक्लूजन जो निकाला था। इन साइंटिस्ट के कंक्लूजन और मेंडल का कंक्लूजन जो है वो सेम था। ठीक है, तो मतलब मेंडल ने तो बहुत एडवांस काम किया हुआ था। ठीक है, सो मेंडल कंक्लूजन या जो लॉज थे, मेंडल ने कुछ लॉज भी बनाए थे। ठीक है, दे वर रीडिस्कवर्ड, उनका कंक्लूजन जो है वो रीडिस्कवर्ड किया गया बाय 3 साइंटिस्ट। कौन कौन थे वो? ह्यूगो डी राइस, ठीक है, जो एक डच बायोलॉजिस्ट थे, ही वॉज अ डच बायोलॉजिस्ट। ठीक है, सेकंड साइंटिस्ट थे कार्ल कॉरेंस, ठीक है, जो एक जर्मन बोटानिस्ट थे। और थर्ड थे एरिक वॉन शेचमार्क, जो एक ऑस्ट्रियन बोटानिस्ट थे। ठीक है, देखिए इन तीनों साइंटिस्ट के द्वारा जो है वो मेंडल का काम जो है वो रीडिस्कवर किया गया था, तभी इनके काम को रिकॉग्नाइजेशन मिली थी इन 1900 आफ्टर हिज डेथ। क्या? ठीक है,